Hello students, welcome to our channel Scholar Planet. Hope you all are very fine. तो बच्चे आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पूरी वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें आपके कवर हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो आज हमारा नया चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में तो सुना ही है। हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स होते हैं जो हमें नेचर से ही मिलते हैं और बाकी लैब्स में तैयार किए गए एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो टोटल अभी और भी मिलेंगे। अभी कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 118 एलिमेंट्स हैं। इसमें से कुछ एलिमेंट्स होंगे जो मेटल्स हैं, कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं और कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं, जिनको क्लासीफाई किया गया। अब हमारा चैप्टर ही क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, हमने लास्ट ईयर 9th में किया था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर किया था, जिसमें आपको पीरियोडिक टेबल करना पड़ा था कि हमें क्रॉस वाला करके हम कंपाउंड्स बनाते थे, कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह, है ना। तो वो पीरियोडिक टेबल के 20 एलिमेंट्स तो हमने लर्न किए ही होंगे। तो उन 20 एलिमेंट्स में भी कुछ मेटल्स थे और कुछ क्या थे? नॉन मेटल्स थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ेंगे क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। हार्ड, अगर मैं हार्डनेस की बात करूँ ना, तो सारे के सारे मेटल्स हार्ड होते हैं। ऑल मेटल्स आर हार्ड, लेकिन एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन क्या होती है? सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, ये तीन ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत सॉफ्ट है, इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो ऑल मेटल्स आर हार्ड, ऑल नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। सारे के सारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन इसमें भी है। तो हम इस चैप्टर में ना, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, ये थोड़े बहुत चैप्टर्स होते हैं छोटी क्लासेस में, तो हमें एक्सेप्शंस नहीं पता होती। बस हमें ये पता है कि हाँ सारे मेटल्स हार्ड है, सारे नॉन मेटल सॉफ्ट है, लेकिन एक्सेप्शंस होती है ना यहाँ पे। तो एक्सेप्शन में अगर मैं नॉन मेटल की बात करूँ तो एक्सेप्शन में आएगा डायमंड। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्ड होता है। उसके बाद आता है लस्टर। जितने भी मेटल्स हैं वो सारे क्या होते हैं? लस्टरस होते हैं। सारे के सारे मेटल्स लस्टरस होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन लस्टर होंगे, ये लस्टरस नहीं होते। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है मेरे पास? एक्सेप्शन है बच्चे आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टरस है, शाइन करेगा। लस्टरस का मतलब होता है शाइन करना। तो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो शाइन करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है मेलिएबल। सारे के सारे मेटल्स क्या होंगे? मेलिएबल होंगे, और नॉन मेटल्स क्या होंगे? नॉन मेलिएबल होंगे। ये क्या होते हैं? सारे नॉन मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? मेलिएबल का मतलब होता है कि हम इसको मार मार के थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं, मतलब थिन से थिन बना सकते हैं। जैसे 9th क्लास में किया था, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली थी, वो मिलिएबल होता है। गोल्ड एक मेटल है, पतले से पतला बना सकते हैं। हम एल्यूमिनियम फॉइल्स में अपना फूड वगैरह लेके आते हैं, तो वो मिलिएबल है। डक्टाइल, सारे के सारे मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन डक्टाइल होते हैं सारे के सारे। डक्टाइल का मतलब होता है हम इनको वायर की शेप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये गुड कंडक्टर होंगे, इसमें से हीट अच्छे से कंडक्ट होगी। एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये पुअर कंडक्टर होंगे। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स क्या होंगे? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, और नॉन मेटल्स क्या होंगे? पुअर कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आ जाती है। एक्सेप्शन में है बच्चे ग्रेफाइट। एक्सेप्शन में है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और यहाँ से भी ना इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर तो हैं, लेकिन आप देखना मर्करी और लेड, ये दोनों पुअर कंडक्टर्स होते हैं। पुअर का है, मैंने बैड नहीं कहा, फर्क है। मर्करी और लेड में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, लेकिन कंपैरेटिवली ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं दोनों। उसके बाद आता है लिक्विड। मेटल सारे के सारे हार्ड होते हैं, बीच में से ये थोड़े सॉफ्ट थे, लेकिन थे तो सॉलिड स्टेट में ना, गैसियस स्टेट में तो मेटल्स होते ही नहीं है। लेकिन एक लिक्विड स्टेट में भी होता है मेटल, दैट इज मर्करी।
Hg लिख दिया मैंने। तो मर्करी एक लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ऐसे ही मेटल्स का ना बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इनमें से भी दो मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, गैलियम एंड सीजियम। गैलियम और सीजियम, ये दो ऐसे मेटल्स हैं, अगर आप उसको अपने पाम पे रखोगे ना तो पाम पे ही वो मेल्ट हो जाते हैं। तो गैलियम और सीजियम दो मेटल्स हैं जो लो मेल्टिंग पॉइंट लगते हैं। नॉन मेटल्स के तो मेल्टिंग पॉइंट सभी के ही क्या होंगे, लो होंगे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबका ही लो होता है। समझ गए यहाँ तक। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास, कहता व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्नट इन एयर। मेटल्स जब एयर में बर्न होंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले जब हम एयर की बात कर रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्नट इन ऑक्सीजन, असल में तो यही बनता है। तो एयर की बात होगी तो ऑक्सीजन की बात होगी। मेटल्स में जैसे अब कोई भी जब मेटल है, एक कोई भी मेटल है, बेसिक याद रखो, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा ना, ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर वो बनाएगा मेटल का ऑक्साइड। तो उसी तरह अगर मैं एक मेटल लेके चल रहा हूँ कॉपर, कॉपर कौन से कलर का होता है, शाइनी ब्राउन। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया है। जब भी ऑक्सीजन में हम बर्न करेंगे इसको तो बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। बैलेंसिंग कर लो, इन ऑर्डर टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। तो कॉपर ऑक्साइड कौन से कलर का बन जाएगा, ब्लैक कलर का। ठीक है, इसी तरह मेरे पास होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम ऑक्सीजन में डालेंगे तो बन जाएगा, बर्न करेंगे ऑक्सीजन में तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक ले लो, जिंक एक मेटल है, जिंक को जब ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। लेकिन ना यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाती है इनमें। एक्सेप्शन क्या आ जाएगी कि ये जो दो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये वाले दो ऑक्साइड्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की हम एग्जांपल्स लेके चलते हैं। अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड में HCl डालूंगा तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। अभी इसमें एसिड डाला था तो इसने अपने आप को बेस मान लिया। यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड में अगर हम बेस डालते हैं NaOH तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस फिर क्या आएगा, वाटर। ये जो इसको मैंने सोडियम एल्यूमिनेट लिख दिया, ठीक है। तो दोनों केसेस में सॉल्ट और वाटर तो मेरे पास आएगा। जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो यहाँ पे जब मैंने एसिड डाला था, बेस था ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो मेरे पास सॉल्ट और वाटर बन गया, सॉल्ट डिफरेंट बने। जब मैंने बेस डाला इसने अपने आप को एसिड मान लिया, फिर भी मेरे पास क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। इसी तरीके से अगर मैं जिंक ऑक्साइड लेके चल रहा हूँ, जिंक ऑक्साइड में HCl डाल दिया तो बन गया जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। वैसे ही अगर मैं जिंक ऑक्साइड में NaOH डाल दिया तो अब ये अपने आप को मान लेगा, सोडियम जिंकेट बन जाएगा, अपने आप को ये मान लेगा कि ये अब एसिड है, और फिर क्या बन जाएगा, साथ में वाटर बन जाएगा। तो जिसके भी आगे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट लगा होता है वो मोस्टली सारे बेस होते हैं। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड जब हम पानी में डालेंगे तो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सारे के सारे बेसिस पानी में सॉल्युबल नहीं होते। कुछ बेसिस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं, कुछ बेसिस हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड Na2O, पोटाशियम ऑक्साइड K2O, कैल्शियम ऑक्साइड, ये ऐसे बेसिस हैं जो पानी में सॉल्युबल है। और जो बेसिस पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको हम कहते हैं एल्कलाइज। तो ये सारे क्या हैं हमारे पास, एल्कलाइज। तो सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे एल्कलाइज हैं। सारे के सारे बेस पानी में सॉल्युबल नहीं होते, कुछ बेस होते हैं जो हाईली रिएक्टिव हैं और पानी में सॉल्युबल है, और जो पानी में सॉल्युबल है दोज आर कॉल्ड एल्कलाइज। उसके बाद ये जितने भी हमारे मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, हमने कॉपर मेटल की बात की, एल्यूमिनियम की, हमने जिंक की बात की। हर एक मेटल ना एयर में हमने रिएक्शन करवानी थी, एयर में डिफरेंट प्रोपोर्शंस में, डिफरेंट क्वांटिटीज में रिएक्ट करता है, जिसमें से सोडियम, लिथियम और पोटाशियम ये इतने वाइग्रसली रिएक्ट करेंगे एयर के साथ, फायर ही कैच कर लेंगे।
तो इनको कैरोसिन ऑयल के अंडर स्टोर करके रखा जाता है। 7th 8th क्लास में क्वेश्चन भी आता होता है, व्हाई सोडियम एंड पोटाशियम आर केप्ट इमर्ज्ड इन कैरोसिन ऑयल। रीजन यही है कि ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, अगर हम इनको एयर के कांटेक्ट में ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, इन्होंने फायर ही कैच कर लेनी है, आग ही पकड़ लेंगे। उसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, जिंक है। ये एक ऐसे मेटल्स हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ना इनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑक्साइड की लेयर चढ़ती है इनके ऊपर, और वो ऑक्साइड की लेयर इनको फर्दर प्रिवेंट करेगी आगे ऑक्सीडाइज होने से, बर्न होने से। फर्स्ट चैप्टर में एक्टिविटी की थी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम, पहले मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ी हुई थी, सैंड पेपर से रब करके उस ऑक्साइड की लेयर को उतारा था, उसके बाद मैग्नीशियम बर्न हुआ था और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। तो अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये वाले मेटल्स को छोड़ दें, मैग्नीशियम को, एल्यूमिनियम को, जिंक को, तो इनके ऊपर ऑक्साइड की अपने आप लेयर चढ़ जाती है जो इनको फर्दर ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट करती है। आयरन, आयरन एयर में बर्न नहीं होता, लेकिन आयरन फिलिंग्स बर्न होती है। कॉपर एयर में बर्न होके कौन से कलर का कंपाउंड देता है, ब्लैक कलर। अभी मैंने आपको एल्यूमिनियम की बात की कि एल्यूमिनियम एयर में, इसके रूम टेम्परेचर पे ही एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ी होती है रूम टेम्परेचर पे। तो हम ना एल्यूमिनियम की एनोडाइजिंग भी करते हैं। एनोडाइजिंग का मतलब होता है कि अब आर्टिफिशियल मैनर में एल्यूमिनियम के ऊपर ही क्या की जाए, लेयर चढ़ाई जाए आर्टिफिशियल तरीके से, और उसको हम किससे चढ़ा सकते हैं, प्रोसेस कॉल्ड एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में क्या होता है, एक कैथोड और एक एनोड ले लिया जाता है, एनोड वाली साइड प्योर एल्यूमिनियम रख लेंगे, एनोड वाली साइड प्योर एल्यूमिनियम रख लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड एज अ सॉल्यूशन लेंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स ले लो, कैथोड एनोड, जैसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। एनोड को ले लिया प्योर एल्यूमिनियम, सल्फ्यूरिक एसिड रखा, अब एनोड बच्चे पॉजिटिव चार्ज है, सल्फ्यूरिक एसिड में से जो गैस आएगी ऑक्सीजन गैस, वो डिपॉजिट होगी, क्योंकि ऑक्सीजन गैस नेगेटिव चार्ज कैरी करती है, तो एनोड पॉजिटिव की तरफ कैरी होगी वो। तो वो क्या होती है, वो लेयर किस पे चढ़नी शुरू हो जाएगी, एल्यूमिनियम पे चढ़नी शुरू हो जाएगी। जब वो लेयर एल्यूमिनियम के ऊपर चढ़ेगी तो फर्दर हम उसको और भी क्या कर पाएंगे, प्रिवेंट कर पाएंगे ऑक्सीडाइज होने से। तो एल्यूमिनियम आर्टिकल्स को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी, शाइनिंग प्रोवाइड करने के लिए भी एनोडाइजिंग की जाती है। तो ये अलग अलग मेटल्स हैं जो अलग अलग प्रोपोर्शन में एयर के साथ रिएक्ट करेंगे। अब आ गया हाउ मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, कि जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो ये चैप्टर ना हमें धीरे धीरे रिएक्टिविटी सीरीज तक लेके जा रहा है कि हम रिएक्टिविटी सीरीज बनाएं, पर ये चैप्टर को अगर इजीली लर्न करना है ना, तो रिएक्टिविटी सीरीज तो हमने ऑलरेडी कर रखी है लर्न, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में की थी। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर मर्करी सेव्स गोल्ड प्लैटिनम। सेंटेंस लर्न कर लो, रिएक्टिविटी सीरीज बन जाएगी। तो मैं उसी सेंटेंस के बेसिस पे, वो मैंने आपको पहले भी लिखा हुआ है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया हुआ है, रिएक्टिविटी सीरीज वहां पे दिख जाएगी आपको। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा से पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है जिसमें हाइड्रोजन से ऊपर वाले सारे हाईली रिएक्टिव हैं और हाइड्रोजन से नीचे वाले सारे लीस्ट रिएक्टिव हैं। अगर हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज आती है ना, तो इसके बेसिस पे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, देखो पहले दो जो है ना, पोटाशियम और सोडियम, ये तो नॉर्मल वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं और इतने वाइब्रसली रिएक्ट करते हैं कि पानी में ही ये बर्स्ट हो जाएंगे और आग, फायर कैच कर लेंगे। तो सोडियम, पोटाशियम जब हम पानी में डालेंगे तो आप देखोगे कि ये क्या बन जाएगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होगी साथ में, हाइड्रोजन गैस। तो जब भी कोई मेटल वाटर से रिएक्ट करता है, एक तो हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व करता है, ठीक है। उसके बाद सोडियम है, सोडियम जब वाटर में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस फिर कौन सी गैस इवॉल्व होगी हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। रिएक्शंस को बैलेंस जरूर करना, अगर बैलेंस नहीं करेंगे हम तो नंबर कटेंगे। तो चलो इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 3, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2,
ऑक्सीजन का एक एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है, पोटाशियम का भी एक है, पोटाशियम का यहाँ पे भी एक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको बैलेंस करने के लिए अगर इसके आगे 2 लगा दें, इसके आगे भी 2 लगा दें। अब देखो हाइड्रोजन के 2 एटम्स यहाँ पे हो गए, 2 ये 4 एटम्स हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 2 4 एटम्स हो गए। ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, पोटाशियम के 2 है, यहाँ पे एक था तो यहाँ पे भी क्या लगा दिया 2। सिमिलरली क्योंकि पोटाशियम सोडियम की वैलेंसी 1 होती है तो बैलेंसिंग भी इनकी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। और ये जो बने हैं कंपाउंड्स ये फायर ही कैच कर लेंगे पानी में। उसके बाद हमारे पास आता है कैल्शियम। कैल्शियम बच्चे कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा। अब आपको याद रखना है कोल्ड वाटर से, तो जब भी कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करेगा, यहाँ पे मैंने नीचे कोल्ड वाटर लिख लिया, तो यह भी क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आप देखोगे ये फायर तो कैच नहीं करेगा, सोडियम और पोटाशियम जितना वाइब्रसली रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बबल्स ये सरफेस पे स्टिक हो जाएगा और वहीं पे फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। फायर नहीं कैच करेगा, वहीं पे फ्लोट होता रहेगा। फिर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो हॉट वाटर से भी रिएक्ट करेगा और स्टीम से भी रिएक्ट करेगा, ये दोनों से ही रिएक्ट कर जाता है मैग्नीशियम। कोल्ड वाटर से और नॉर्मल वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, अगर या तो पानी गर्म हो या उसकी स्टीम। तो मैग्नीशियम जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है, हॉट वाटर से, उस टाइम पे तो मेरे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन नहीं रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। पर यही मैग्नीशियम जब स्टीम से रिएक्ट करेगा, लिखने का मेथड सेम है, सब कुछ सेम है, वाटर है, हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया स्टीम। स्टीम स्टीम जब वर्ड यूज हो गया तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम हो गए। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम होने के कारण हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, ऑक्साइड ही बनता है इसका, और साथ में कौन सी गैस आएगी, हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 3 हम जब याद रखेंगे ना, तो एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये तो सिर्फ किससे रिएक्ट करेंगे, ये सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करेंगे और किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ना गर्म पानी से ना ठंडे पानी से, ये स्टीम से रिएक्ट करेंगे। और बाकी जितने भी नीचे बच गए हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाले मेटल्स पानी से रिएक्ट करते ही नहीं। तो अगर हम इसको भी ऐसे करके चलेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा जिंक स्टीम से रिएक्ट करेगा, तो जिंक प्लस वाटर, वाटर की यहाँ पे स्टीम है तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही आयरन है, आयरन को जब हम स्टीम में डालेंगे तो Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम को डालेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम प्लस H2O, H2O के नीचे स्टीम, तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मेटल्स को रिएक्ट करवाया वाटर के साथ, लेड, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते। हम देखते हैं ऑर्नामेंट्स देखते हैं, ज्वेलरी वगैरह देखते हैं, गोल्ड की, सिल्वर की हम यूज करते हैं, डालते हैं, ये पानी से रिएक्ट करके खराब होती है नहीं। कॉपर के हमने बहुत सारे वेसल्स हम यूज करते हैं, पानी में खराब होते हैं नहीं होते, क्योंकि ये पानी से रिएक्ट करते ही नहीं है ये वाले मेटल्स। क्लियर है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। अब जब भी मेटल्स एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, जब मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और साथ में आती है हाइड्रोजन गैस। अब सारे के सारे मेटल सारे एसिड से रिएक्ट कर जाएंगे और हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व करेंगे, नहीं, फर्क होगा इनमें। फर्क क्या होगा, अगर मेटल्स में, चलो हम पहले जिंक लेके चलते हैं, जिंक में एसिड डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्ट बन गया, जिंक क्लोराइड प्लस गैस आई हाइड्रोजन। जिंक में डाला सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट बन गया, गैस आई हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम में डाला HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। नाउ व्हाट अबाउट नाइट्रिक एसिड HNO3, इस टॉपिक में मेन रोल ही HNO3 का है। अब HNO3 एक नाइट्रिक एसिड क्या करता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने क्या करना है, जब भी मेटल ने नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करना है, इसने मेटल के कारण जो हाइड्रोजन गैस आनी थी उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देना। तो नाइट्रिक एसिड एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है विच विल ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस टू वाटर, और साथ में
साथ में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स देगा। इट मे बी NO2, NO3, N2O, एनी कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन साथ में आएगा जब भी रिएक्शन होगी नाइट्रिक एसिड के साथ। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, कोई भी बाकी मेटल्स नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रिक एसिड तो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करेगी, लेकिन एक्सेप्ट दो ऐसे मेटल्स हैं, एक्सेप्ट टू मेटल्स। हमारे पास दो एक्सेप्शन में ऐसे मेटल्स हैं, वो मेटल्स हैं हमारे पास मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, MgMn। ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट भी करते हैं और नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज कर भी नहीं पाता हाइड्रोजन गैस को, और रिजल्ट क्या रहता है कि हाइड्रोजन गैस ही बनती है। बाकी सारे के सारे एसिड, हाइड्रोक्लोरी ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे ही करेंगे। नाइट्रिक एसिड के केस में बाकी सभी, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, उन सभी के केस में नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड और साथ में वाटर तो बनेगा, पर मैग्नीशियम और मैंगनीज जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस ही आएगी। ये एक्सेप्शन है, समझ आ गया। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। आपने फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की थी, क्या कहती थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? हाईली रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। उस वही रिएक्शन है सेम, कहता हम एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं CuSO4। असल में CuSO4 यहाँ पे दिया होगा ब्लू कलर का, ब्लू कलर का क्यों होता है? रीजन CuSO4 डॉट 5H2O, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू विट्रियोल। तो कितने H2O आ रहा है? 5H2O। असल में इसके कारण कलर होता है ब्लू। एसिड बेसिस में आपने पढ़ा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस ड्राई नहीं होते, वेट होते हैं। जब हम इस सॉल्ट को इवेपोरेट करेंगे, मतलब हीट करेंगे, तो आप देखोगे इसमें से 5 क्रिस्टल्स ऑफ वाटर इवेपोरेट हो जाएंगे और जो पीछे मेरे पास ये वाला CuSO4 कल्ला सॉल्ट बचेगा, दैट विल बी ऑफ वाइट कलर। तो देखो CuSO4 कौन से कलर का है? यहाँ पे ब्लू कलर का है। कौन से कलर का है? ब्लू कलर का। अगर हम इसमें Fe डाल दें तो अब क्या होगा? एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लो, उसमें आयरन नेल को डिप कर लो, विद इन 15-20 मिनट्स आप देखोगे बहुत रैपिड फास्ट रिएक्शन है, ये रैपिड रिएक्शन है। आप देखोगे कि Fe being more reactive than copper will displace copper from its salt solution। मैंने यही लिखा है reaction of metals with solution of other metals। तो ये बन जाएगा हमारे पास FeSO4 plus Cu and FeSO4 will be of green color। जो FeSO4 है डॉट कितने H2O? 7H2O, ये ग्रीन कलर का होता है हमारे पास। तो जब भी कोई हाईली रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से डिस्प्लेस करेगा, वो कौन सी रिएक्शन होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। अब इन्हीं के बेसिस पे फिर रिएक्टिविटी सीरीज को क्या किया गया? बनाया गया। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी हमारी? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी या जिब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर मर्करी सेव्स गोल्ड प्लेटिनम। ये सेंटेंस याद रख लो, आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न हो जाएगी। हमने इस चैप्टर में अभी तक कर लिया रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल सॉल्ट्स। तो इन सभी के बेसिस पे रिएक्टिविटी सीरीज को डेवलप किया, और वो रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास जो बन के आई वो क्या थी? पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। जो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं हाईली रिएक्टिव, जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक, नेक्स्ट आ गया अब हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड्स क्या है? आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास बनते हैं जब मेटल्स और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं, तो जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी आयनिक कंपाउंड। रीजन, जो मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो जो कंपाउंड्स बनेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दो आयंस है, कैटायन एंड एनायन। मेटल्स के इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो मतलब मेटल्स के ऊपर क्या है? कैटायन है। नॉन मेटल के ऊपर क्या है?
एनायन है, कैटायन पॉजिटिव होता है, एनायन नेगेटिव होता है, और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी आयनिक कंपाउंड। चलो इसकी एक कॉमन एग्जांपल लेके चलते हैं, NaCl जो कॉमन सॉल्ट है हमारा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में Na के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये कौन सा कंपाउंड बन रहा है, आयनिक कंपाउंड बन रहा है। अगर हमारे पास, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स, थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो नॉन मेटल को मिला के बनते हैं, क्योंकि ये अब इन पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, ये आपस में शेयरिंग करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो कौन से कंपाउंड्स हैं, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स। जब नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जुड़ रहे हैं, कंपाउंड बन रहा है, तो दैट इज आयनिक कंपाउंड। अब देखो आगे NaCl, ये बना कैसे होगा, हम इसका स्ट्रक्चर बना के चलते हैं। सोडियम क्लोराइड Na प्लस Cl, हमने पीरियोडिक टेबल में KLMn शेल्स पढ़े थे इसके, KLMn शेल। सोडियम कौन से नंबर पे आता है, 11वें नंबर पे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, एंड देन सोडियम। सोडियम 11वें नंबर पे आता है। तो अगर हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो दैट विल बी 2,8,1 K शेल, L शेल, M शेल। क्लोरीन कौन से नंबर पे आता है, 17th नंबर पे आएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उठाने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, बाहर वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स। अब सोडियम के बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया डॉट। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, इसको अच्छे से देख लेना, ये पेपर में एक स्ट्रक्चर पक्का आता है बनाने के लिए। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब क्या करना होता है, ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं या तो इन्होंने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है या तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है स्टेबिलिटी के लिए, इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए ये चाहते हैं या तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहें, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये चाहेंगे कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहें। अब सोडियम तो चाहेगा कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन ये वाला खत्म हो जाए ताकि 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे और मैं स्टेबल हो जाऊं। क्लोरीन चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए कहीं से ताकि मेरे ही आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए और मैं भी स्टेबल हो जाऊं। तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या बन गया, सोडियम के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव। अब जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है वो उसकी पॉजिटिविटी है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मेटल्स को इसी कारण तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं वो नेगेटिव है, वो नेगेटिविटी है, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, जब गेन किया तो दैट इज अ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिविटी हो गई। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8th इलेक्ट्रॉन जो इसने सोडियम से बोरो किया। दोनों को मैंने इसको डॉट और क्रॉस से इसलिए रिप्रेजेंट किया ताकि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंशिएट कर पाए, ठीक है। ऐसे ही अब हम इसको, पहले तो हमने ये स्ट्रक्चर को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, अब लिख के क्या देना हमने, देखो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और चार्ज कितना आ गया, पॉजिटिव। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस में, उधर जाके तो पॉजिटिव ही बनेगा। तो जब बुक में हमारे रिप्रेजेंट किया हुआ है कुछ इस तरीके से किया हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके ऊपर अब चार्ज कितना आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है जो हमने पेपर में करके दिखानी है। हमने ये 2 रिएक्शंस भी लिखनी है और हमने ये वाला चार्ज भी लिख के देना है। अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम बना के देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे हमारे पास 2 है तो क्लोरीन को मैं 2 बार लिखूंगा, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन। मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल में आता है 12th नंबर पे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8,2। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन के 17th नंबर पे आता है तो 2,8,7, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7। इस क्लोरीन के भी कितने होंगे, 7।
अब मैग्नीशियम को भी स्टेबल होना और क्लोरीन को भी, दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और मैग्नीशियम को तो दो डोनेट करने हैं, तो एक इसको दे देगा एक इसको दे देगा। क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर हमारे पास, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा 2 पॉजिटिव प्लस क्लोरीन, क्लोरीन कितने थे हमारे पास 2 थे ना, तो नीचे क्या लगा दिया 2, क्योंकि दोनों क्लोरीन ने चार्ज तो सिर्फ एक ही लिया, एक क्लोरीन ने तो एक ही चार्ज लिया, तो उसके लिए एक ही नेगेटिव साइन आएगा, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो डॉट इलेक्ट्रॉन जो किससे लिया था इसने, मैग्नीशियम। अब रिप्रेजेंटेशन फिर वही, मैग्नीशियम इट गिव्स Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, यहाँ पे क्लोरीन को 2 वगैरह मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, स्ट्रक्चर कम समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, सेम वैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, एल्यूमिनियम प्लस, अब क्लोरीन 3 है तो 1 2 3, 3 क्लोरीन मेंशन कर दिया यहाँ पे। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 13th नंबर पे आता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 3। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एल्यूमिनियम को स्टेबल होना है, क्लोरीन ने स्टेबल होना है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को और एक इलेक्ट्रॉन ये वाले क्लोरीन को चला जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा 3 पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज आएगा, क्योंकि क्लोरीन 3 थे तो चार्ज तीनों ने एक एक चार्ज लिया तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव साइन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। प्रेजेंटेशन फिर वही है, एल्यूमिनियम इट गिव्स एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और चार्ज कितना आ जाएगा Cl नेगेटिव। चलो अब है आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। आयनिक कंपाउंड्स हमने पढ़ लिया, आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो मेटल नॉन मेटल से बने होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है जिन पे। अब इनकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछा भी जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन आता है। पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। क्यों सॉलिड स्टेट में होते हैं, क्योंकि इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस होती हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होती हैं, कम होती हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा हाई होता है, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव ने अपने एक दूसरे को इतनी ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करके रखना है, ठीक है, कि जो इनकी स्टेट बनेगी वो कौन सी स्टेट बनेगी, सॉलिड स्टेट बनेगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। उसके बाद आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो अगर ये सॉलिड स्टेट में है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस बहुत कम है, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा क्या होगा, हाई होगा। क्योंकि अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस को हमें सेपरेट करना है, जो कि बहुत इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस बहुत कम है, उनको बढ़ाना है, इट मीन्स हमें उसकी स्टेट को क्या करना पड़ेगा, चेंज, उनको मेल्ट या बॉयल करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई होता है। थर्ड आता है सॉल्युबिलिटी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबल नहीं होते, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबल होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। रीजन, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की अगर मैं बात करूं जिनमें ये सॉल्युबल है वो है वाटर। सबसे पहले इनऑर्गेनिक जो लिविंग बीइंग से नहीं बना, वाटर। वाटर में एक कॉमन एग्जांपल है, सॉल्ट को हम मिक्स करते हैं, डिसॉल्व करते हैं तो वो हो जाता है नमक, NaCl। NaCl क्या है, यहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड है और पानी में वो सॉल्युबल है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में वो सॉल्युबल है। अगर मैं उसी नमक को पेट्रोल में अगर मैं मिक्स करने की कोशिश करूँ तो वो डिसॉल्व होगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल एक लिविंग बीइंग से बना हुआ है, जो डेड रिमेन्स थे लिविंग बीइंग के, ठीक है, और पेट्रोल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो जितने भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होते, इनऑर्गेनिक में सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में होते हैं जब आयनिक कंपाउंड्स, तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कहाँ से करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना है। तो ये मोल्टन स्टेट में या एक्वा स्टेट में, NaCl का आपने ब्राइन सॉल्यूशन पढ़ा था,
ब्राइन सॉल्यूशन NaCl का जब कॉस्टिक सोडा की प्रेपरेशन हुई थी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, तो वो कौन सा सॉल्यूशन था? ब्राइन, एक्वस सॉल्यूशन था। तो जब भी NaCl आयनिक कंपाउंड है उसका एक्वस सॉल्यूशन है ब्राइन, है ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस बढ़ जाती हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर पाते हैं, अगर फ्लो कर पाएंगे तो इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सी स्टेट में होगी? मोल्टन और एक्वस स्टेट में होगी, सॉलिड स्टेट में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगी, इंटरसेलुलर स्पेसिस बहुत कम होती है। मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस बढ़ जाती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। क्लियर? तो बच्चे इस वीडियो में बस इतना ही था। होप आप सबको समझ भी आया होगा और आपने चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का अक्रेंस ऑफ मेटल्स कवर करेंगे। थैंक यू।